मित्रों नमस्कार, मैं आशीष आप लोगों के समक्ष आज एक नए विषय को लेकर के आया हूं। मित्रों, हमारे भारत देश में जैसे जैसे हमारा देश जो है उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा है, लेकिन इसी देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राजनीतिक अस्थिरता लाना चाहते हैं हमारे देश में। वो नहीं चाहते कि हमारा जो देश है वो उन्नति की राह पे अग्रसर हो। तो किसी भी देश को अगर पीछे करना है तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि वो क्या करेंगे, राजनीतिक अस्थिरता लाएंगे, वो फूट डालने का काम करेंगे। वो क्या चाहेंगे, वो चाहेंगे कि हम राजनीतिक रूप से इनमें फूट हम डाल, और जब फूट डाल देंगे तो लोग आपस में ही लड़ेंगे, और जब आपस में लड़ेंगे तो ये विकास सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन ये जो फूट डालो और शासन करो की जो नीति है, हिंदू मुस्लिम धर्म के आधार पे किया जा सकता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो ये क्या करेंगे, आपस में लड़वाएंगे धर्मों को। ठीक है। अच्छा, अब जब ये देखते हैं कि नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जब आपस में अगर लड़ा रहे हैं ये, तो इनको एक चीज भी समझ में है कि ये जो भारत है, भारत जो देश है, इसमें हिंदू का बाहुल्यता ज्यादा है। 80% लोग जो है सो हिंदू हैं। अब ऐसे में हिंदू एक मेजोरिटी एक तरफ इकट्ठी हो जाएगी, मुस्लिम 20% है वो एक तरफ इकट्ठे हो जाएंगे, तो ऐसे में तो हिंदू नहीं दबेंगे। ठीक है। या देश के विकास में उतना खामियाजा मतलब नहीं हो सकता है, मतलब विकास फिर भी होता रहेगा। तो ये क्या करेंगे, तो इन्होंने एक नया नीति अपनाया है। ये क्या करते हैं, हिंदू को हिंदू से ही लड़वाना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि हिंदू ही आपस में बिखर जाएं, हिंदू जो है वो आपस में ही लड़े। तो हिंदू आपस में कैसे लड़ेंगे, तो हिंदू आपस में लड़ सकते हैं ऐसे, कोई बोलेगा कि ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ठीक है। लेकिन जब ये ऐसा करते हैं तो भी इनको वांछित सफलता नहीं मिलती है। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, एक नया थ्योरी लिया है। क्या है ये नया थ्योरी है, इनका कहना है कि नहीं नहीं, जो आर्य हैं, ठीक है। अच्छा, आर्य में भी ये लोग किसको मानते हैं, केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय को ये लोग आर्य मानते हैं। बाद बाकी चाहे वैश्य हो, ओबीसी हो या एससी हो, इसको भी ये लोग हिंदू स्वीकार ही नहीं करना चाहते हैं। आदिवासी को ये लोग स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। ये लोग कहते हैं कि ये लोग हिंदू नहीं है, इन लोगों को अपने अलग हैं। ठीक है। अच्छा ठीक है भैया, तो अलग हैं, कैसे अलग हैं, तो नहीं नहीं, इसलिए अलग हैं कि हिंदू जो है, आर्य जो है, वो भारत के मूल निवासी है ही नहीं। ये भारत में बाहर से आए और आकर के इन्होंने आक्रमण किया, और आक्रमण करके ये क्या किए, यहाँ के जो मूल निवासी थे, ये मूल निवासियों के ऊपर अत्याचार किए। ठीक है। अब इसमें देखिए बहुत बड़ा ये षड्यंत्र है, बहुत बड़ा षड्यंत्र ऐसे है कि हिंदू और ब्राह्मण को अलग कर दो भैया, ठीक है, और ओबीसी एससी एसटी ये तीनों को मिला लो, तो क्या हो गया, हिंदू का मेजोरिटी बढ़ जाएगा। ओबीसी हैं या एससी हैं और एसटी हैं, ये सारे के सारे जो है ये मूल निवासी हैं यहाँ के। ठीक है। और इसलिए, और इसके ऊपर पूरा राजनीति चल रहा है। अब इसमें कुछ गलती हम लोगों से भी, बहुत सारे हमारे जो इतिहासकार हैं उन्होंने भी ये पता नहीं कैसे कहा, लेकिन सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट जो है अंग्रेजों ने दिया। अब अंग्रेजों का तो नीति ही था कि फूट डालो और शासन करो, तो उन्होंने ये नीति बताया कि आर्य जो है वो बाहर से आए हुए थे और यहाँ के मूल निवासी नहीं है। यहाँ के मूल निवासी कौन है, ओबीसी एसटी। ठीक है। अब जवाहरलाल नेहरू ने भी इस बात का समर्थन कर दिया, पुस्तक में उन्होंने ये इस बात का जिक्र किया है कि नहीं, आर्य जो है वो बाहर से आए हुए हैं। बाल गंगाधर तिलक ने भी कहा है, लेकिन ये सब इन्होंने कहा कैसे, किस आधार पे कहा। ठीक है भाई, सबसे पहले इसमें हमको मिलता है कि जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने राजनीतिक फूट डालने के लिए, भारत के समाज को बांटने के लिए, सबसे पहले अंग्रेजों ने, कार्ल स्मिथ ने ऐसा कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, कि आर्य और अनार्य का जो थ्योरी है। लेकिन अभी के परिवेश में जब हम लोग देखते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य जो मिलता है हम लोगों को, चाहे हड़प्पा सभ्यता में भी, तो हमको पता चलता है कि नहीं नहीं, आर्य यही। और लेकिन आज भी ये लोग जो है राजनीतिक गतिविधियां के जरिए ये लोग चाहते हैं कि सारे लोगों को बताया जाए कि आर्य जो है और अनार्य, आर्य बाहर से आए हुए थे और मूल निवासी हैं वो यहाँ। लेकिन मैं जब समाज में देखता हूँ या घूमता हूँ, तो मैं ये
अनुभव किया या ये देखा, ये बहुत सारे बिंदु मुझे ऐसे मिले जिसमें ये स्पष्ट पता चल जाता है कि यहाँ के चाहे अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति हों या अनुसूचित जाति के हों या ओबीसी हों, ये सारे के सारे, या ब्राह्मण हों या क्षत्रिय हों, ये सारे के सारे यहीं के मूल निवासी हैं। अब ऐसा कैसे? देखिए, आर्य की भाषा तो संस्कृत थी, ठीक है। संस्कृत का उपयोग केवल आपको भारतीय उपमहाद्वीप में ही मिलेगा। अगर आर्य जो है कहीं बाहर से आए हुए थे तो कहीं और से भी उनको संस्कृत मिलना चाहिए था आज के समय में, लेकिन आज के समय में संस्कृत केवल भारतीय उपमहाद्वीप में मिलता है। तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो आर्य थे वो यहीं के मूल निवासी थे। और क्या देखते हैं हम देखते हैं कि जैसे हमारे आदिवासी समाज में बहुत सारी जनजातियां हैं। ये बहुत सारी जो जनजातियां हैं ये अपनी उत्पत्ति जो है या तो देवी देवताओं को मानते हैं, हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं, या फिर ये जो हिंदू के पौराणिक पुरुष हैं, पुराणों में जिनका जिक्र है, ऐसे पुरुषों को ही अपना पूर्वज मानते हैं। तो अगर आर्य बाहर के आए थे और ये यहाँ के मूल निवासी हैं तो की किंवदंती में किस आधार पर ये मिलेगा कि वो पांडवों के वंशज हैं या वो कौरवों के वंशज हैं या फिर वो ब्रह्मा के वंशज हैं। जैसे मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे भारत में पहाड़ी कोरवा जनजाति है, ठीक है, पहाड़ों में निवास करती है। बियार जनजाति है, पारधी जनजाति है, शिकारी जनजाति है। ये चार मतलब ये ऐसे तो जनजातियां बहुत सारी हैं भारत में, 72, 73, 68 जनजातियां हैं, सूचीबद्ध हैं। लेकिन जिनका अध्ययन मैं किया हूँ उसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये जो चार जनजातियां हैं, कौन कौन सा? पहाड़ी कोरवा, बियार, पारधी और शिकारी जनजाति, ये अपनी उत्पत्ति का कारण भगवान शिव और माता पार्वती को मानते हैं। इनका मानना है कि भगवान शिव और माता पार्वती ने इनको जीवन दिया है, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से जो बिंझवार जनजाति है, ये अपनी उत्पत्ति का कारण विंध्याचल पर्वत को मानते हैं, ठीक है। तो कि इनकी उत्पत्ति, इनके आदि पुरुष जो हैं वो विंध्याचल पर्वत हैं। इसी प्रकार से जो हल्बा जनजाति है, हल्बा जनजाति अपनी उत्पत्ति भगवान बलराम को अपना आदि पुरुष मानते हैं। मतलब भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई जो बलराम थे वो इनके आदि पुरुष थे। हल्बा जनजाति ऐसा मानती है। इसी प्रकार से कोल्ह जनजाति या सौरा जनजाति है, ये अपनी उत्पत्ति माता सबरी से मानते हैं कि ये माता सबरी के संतान है, ऐसा इन लोगों का मानना है। इसी प्रकार से बैगा जनजाति, गोड़ जनजाति और बहना जनजाति, ये अपनी उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा से मानते हैं। इनका मानना है कि इनके परम पिता जो है वो भगवान ब्रह्मा है। बिरहोर जनजाति, परजा जनजाति, ये जो जनजातियां हैं ये मानती हैं कि इनके आदि पुरुष जो हैं ये भगवान सूर्य के वंशज हैं, ये लोग, है ना। इसी प्रकार से भूरिया जनजाति, भारिया जनजाति, पांडो जनजाति, भरिहर जनजाति, है ना, ये भी अपनी उत्पत्ति महाभारत कालीन पांडवों को मानते हैं। कंवर जनजाति, ये अपनी उत्पत्ति कौरवों से मानते हैं। खैरवार जनजाति, ये सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के जो पुत्र थे रोहितास, उनके ये वंशज हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हल्बा जनजाति का पुरुष और गोंड जनजाति की महिला का जब विवाह हुआ तो भुजिया जनजाति के लोग आए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये अपने आदि पुरुष किसको मानते हैं? भारतीय देवी देवता को मानते हैं या फिर भारतीय पुराण पुरुषों को मानते हैं। तो जब आपके आदि पुरुष हिंदू देवी देवता हैं तो आप आर्यों को ही, मतलब ब्राह्मण और क्षत्रिय को ही कैसे बोल सकते हैं कि ये मूल निवासी यहाँ के नहीं है? अगर आपके पूर्वज आर्य बाहर के होते और आप भारत के मूल निवासी होते तब तो भाई आपके पूर्वज जो है, आदि पुरुष जो है, वो बाहरी आदमी होते। समाज में ये सभी, चाहे अनुसूचित जनजाति हो, है ना, ये क्या है, ये सब आर्य हैं, सबके सब आर्य हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मानव समाज में भी भिन्नता हो, सब तो होमोसेपियंस ही हैं, है ना। मतलब जो ज्ञानी पुरुष हैं वो तो सब एक ही हैं। तो ये सब जो हैं, ये सब भारत के ही उपमहाद्वीप में रहने वाले लोग हैं। लेकिन कालांतर में कुछ ऐसा हुआ होगा कि ये
मुख्य समाज की मुख्य धारा से अलग हो गए, और जब ये मुख्य धारा से अलग होकर के कहीं और निवास करने लगे तो ये उतना इनकी सांस्कृतिक रूप से इनका विकास उतना नहीं हो पाया, या अपनी संस्कृति को भूल गए। मान लीजिए जैसे मेरे पूर्वज हैं, तो मेरे पूर्वज जो है गोरखपुर में सबसे शुरू में रहते थे, ठीक है, उत्तर प्रदेश के जो गोरखपुर है वहाँ रहते थे। लेकिन फिर भोजन या व्यवसाय के लिए मेरे पूर्वज फिर वहाँ से झारखंड में आ गए, फिर झारखंड से हम लोग छत्तीसगढ़ में आ गए। तो पर इस प्रकार से विस्थापन तो हुआ ना। तो इसी प्रकार से संभव है कि जो अनुसूचित जनजाति हैं वो भी आर्य ही हो, हमारा पूरा समाज एक ही हो, लेकिन किसी न किसी कारणवश उनका विस्थापन हुआ हो, और धीरे धीरे ये अपनी संस्कृति को कुछ कुछ भूलते गए और नई संस्कृति को अपनाते गए। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ, ये आज अलग अलग इनकी मान्यता, धार्मिक मान्यता है, सांस्कृतिक मान्यता है। तो ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि समाज को अलग अलग करना चाहते हैं, समाज को बांटना चाहते हैं। किस लिए? केवल और केवल अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए, ठीक है। तो हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम सभी लोगों को एकजुट होकर के भारत के विकास के लिए कार्य करना है। आप ये जितने भी षड्यंत्र होते हैं किस लिए होते हैं? केवल वोटिंग के लिए होते हैं ना, ठीक है। वोट देने का अधिकार तो सभी लोगों को है और सभी लोग वोट देते भी हैं, ठीक है, वोट दीजिए आप। लेकिन आप वोट किस आधार पे दे रहे हैं? आप वोट दे रहे हैं जाति के आधार पे, आप वोट दे रहे हैं अपने क्षेत्र के आधार पे। आपको ऐसा करना नहीं चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? जो योग्य पुरुष हो आप उसको वोट दीजिए, जो योग्य ना हो, चाहे वो भले आपकी जाति का हो, आप उसको वोट मत दीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप अपना प्रतिनिधि किसी को चुन रहे हैं तो प्रतिनिधि में इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि वो आपके अच्छे बुरे को समझ सके। अगर वो आपको चूतिया बना करके जीता है तो वो चूतिया ही बनाते रहेगा, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम निष्पक्ष होकर के वोटिंग करेंगे, हम भारत के विकास के लिए वोटिंग करेंगे। मेरा ये कहना है हम कोई अगर हमें मूर्ख बना रहा है तो हम मूर्ख नहीं बनेंगे। हमारा ये निश्चय सिद्धांत है, जो योग्य व्यक्ति होगा हम उसको वोट देंगे। और देखिए आजकल एक नई प्रथा चालू हुई है, जब भी वोटिंग होता है ना तो हर पार्टियां अपना अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करता है, ठीक है। कांग्रेस बनेगा तो उसका अपना घोषणा पत्र जारी रहेगा, बीजेपी अपना घोषणा पत्र उसमें वो बताएगा कि भाई वो अगर वो जीतता है तो वो क्या क्या काम करेगा। अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन बहुत ध्यान से सोच समझ करके आप अपना चुनावी घोषणा पत्र बनाइए। क्यों? क्योंकि अगर आपने चुनावी घोषणा पत्र बना दिया है और आपने आपके कार्यकाल में उस चुनावी घोषणा पत्र को पालन नहीं किया है तो आपने क्या किया है? आपने हमको ठगा है, ठीक है। और ठगने का क्या है? आपके ऊपर धारा 420 लगना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपने तो ठगा है ना। तो हम आपको ये अधिकार नहीं देंगे कि आप हमें ठग सकें, ठीक है भाई। अगर आप मान लीजिए बीजेपी की गवर्नमेंट है, सपोज दैट, एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं, अगर नरेंद्र मोदी ने भाषण में कहा कि भाई हम अगर सत्ता में आते हैं तो 15-15 लाख रुपया जो है सो हम लोगों के खाता में देंगे। हालांकि उन्होंने ऐसा कहा नहीं है, वो एक एग्जांपल के रूप में उन्होंने बताया था अमित शाह ने कि भारत के पास इतना ब्लैक मनी है कि अगर वो सारा का सारा ब्लैक मनी वापस आ गया तो एक एक व्यक्ति को 15-15 लाख रुपया दिया जा सकता है, ऐसा उनका कहना था। लेकिन एक एग्जाम्पल के रूप में हम समझते हैं कि यदि बीजेपी के घोषणा पत्र में ये बात लिखा हुआ है कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो हम 15-15 लाख रुपया एक एक व्यक्ति के खाते में देंगे, तो भैया आप 15-15 लाख रुपया दीजिए। अगर नहीं दीजिएगा तो एक एक व्यक्ति आप थाने में जाकर के आपके खिलाफ FIR करेगा, ठीक है। जैसे अगर मैं जिस भी क्षेत्र में रहता हूं, मेरे क्षेत्र में जो बीजेपी का कैंडिडेट है, मैं थाने में जाकर के उसके ऊपर FIR करूंगा कि आपने हमको चूतिया बनाया,
ठीक है। इसी प्रकार से अगर राज्य शासन भी करता है तो राज्य शासन के खिलाफ भी एक एक विधायक के ऊपर, एक एक एमपी के ऊपर हम वो करेंगे। ये तो कोई वो नहीं हुआ ना। आप हमको सीधा चूतिया बना रहे हैं। आप अपना जो घोषणा पत्र है वो घोषणा पत्र आप बता करके हमको चूतिया बना रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं हमको। ठीक है, आप कुछ भी कह दीजिएगा और इसके बाद जीत जाने के बाद भूल जाइएगा, उसको पूरा नहीं कीजिएगा, और ऐसा हम होने देंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता है। या तो आप घोषणा पत्र बनाइए नहीं, आप अगर घोषणा पत्र बनाते हैं तो बहुत सोच समझ करके बनाइए, और सोच समझ करके बनाने के बाद उसे पूरा भी कीजिए। अगर आज की जनता जो है इतनी चूतिया नहीं है कि आपको घोषणा पत्र बना दिए, बोल दिए कि 15 लाख हम देंगे, बोल दिए कि हवाई जहाज देंगे और फलना देंगे और ढिमका देंगे, और वोट लेकर के चले जाइएगा हैं। और हमारा अपना भी कुछ गैरत होना चाहिए ना। कि मित्रों, मेरा बस इतना ही कहना है कि हम किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। हमको क्या करना चाहिए, भारत के विकास के लिए योगदान देना चाहिए। हम लोग इतना समर्थमान हैं सोच कि हमारा अपना सोच है, हम सोच के समझ करके हम वोट दे सकते हैं। हम किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, हम कभी भी सांप्रदायिक नहीं होंगे, हमारे में कभी भी अलगाववाद नहीं होगा। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अनुसूचित जनजाति हो, एससी हो, एसटी हो, ये सब हम लोग मिल करके रहेंगे और भारत के संविधान के अनुसार हम लोग जीवन यापन करेंगे। न किसी को हम डराएंगे, न हम खुद डरेंगे। ठीक है ना। बिल्कुल आज के डेट में जो शक्ति है वो भारत के संविधान के पास है। किसी राजनेता या किसी के पास भी शक्ति नहीं है। शक्ति संविधान पे है। आपके हर एक बात को प्रशासन के लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है ना। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ। मित्रों, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके लिखें, और अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। इससे अच्छा लगता है बस मित्रों। धन्यवाद, नमस्ते।